हाँ, कल हमने क्या पढ़ा था? संविधान सभा। क्या पढ़ा था हमने कल? संविधान सभा। क्या इसको क्या बोलते हैं? संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। इसमें क्या क्या देखा था कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? जुलाई 1946। किस मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत। कितने मेंबर थे? 390। आज़ादी के बाद कितने रहे? 299। कितनी महिलाएं थी? 15। देश का नाम क्या है? भारत व इंडिया। कितना खर्च आया? 64 लाख रुपए का। क्या क्या हुआ था? पहली बैठक कब हुई? 6 दिसंबर 1946। दूसरी कब हुई? 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक में क्या हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक 11/1946 मतलब अगली बैठक 11 दिसंबर 1946। उस दिन क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगली बैठक होती है 13 दिसंबर 1944। उस दिन क्या होता है आपका? उस दिन चुन लिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अगली बैठक होती है 22 जनवरी 1946। उस दिन क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। ये सारा ही देखा था। संविधान बनने में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। और संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। ये देखा था हमने। और मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395। कितने अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। और कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कितने हैं? 25। और कितनी सूचियां थी? 3। ये हमने ओवरऑल देखा था कि उसके अलावा कुछ देखा था? अच्छा, सदस्यों का चुनाव 10 लाख जनता पर एक को चुना गया था। 10 लाख जनता पर एक व्यक्ति को चुना गया था। किस व्यक्ति को? जो उस जगह का बहुत पॉपुलर व्यक्ति। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। HC मुखर्जी व TT कृष्णामाचारी। HC मुखर्जी व TT कृष्णामाचारी, है ना। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? 2 व्यक्ति थे। कौन थे उपाध्यक्ष? HC मुखर्जी और TT कृष्णामाचारी। बस ये फैक्ट हम जो हैं कल भूल गए थे, ठीक। इसके अलावा हमने सारा ही पढ़ लिया है। और आज अपना चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषता। क्या होता है विशेषता? जैसे आपकी विशेषता क्या है? क्या आप BA कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके नाक है, कान है, ये सब आपकी विशेषताएं हैं, है ना। क्या आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपके इतने परसेंट बने, ये सारी आपकी क्या है? विशेषताएं हैं। ऐसे ही संविधान की कुछ विशेषताएं होती है। अब संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती है हम पहला देखेंगे। नंबर 1, पहली विशेषता है कि संविधान विश्व का, जो भारत का संविधान है, विश्व का सबसे लंबा संविधान है, वह लिखित संविधान है। क्या है? कि भारत का संविधान जो है सबसे लंबा संविधान है, मतलब सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा पेज है, और लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक। तो पहली विशेषता क्या हो गई आपकी? भारत का संविधान सबसे लंबा व लिखित संविधान होता है। अगली बात ये हो जाती है कि इसमें आंतरिक व बाह्य स्रोत है। क्या है? आंतरिक व बाह्य स्रोत। क्या है? आंतरिक व बाह्य स्रोत। क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अच्छा, स्रोत क्या होता है? स्रोत क्या होता है? सोर्स क्या होता है? बताओ, स्रोत क्या होता है? हमने कहाँ से क्या लिया है ना, मतलब आपके पढ़ाई का सोर्स क्या है? किताबें। सेम ऐसे ही संविधान में कौन सी चीजें हमने कहाँ से ली है? क्या? आंतरिक व बाह्य स्रोत। अगला आ जाता है आंतरिक व बाह्य स्रोत, लचीला व कठोर। इसका मतलब क्या होता है? लचीला व कठोर। लचीला ऐसे कि संविधान में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए 106 संशोधन हो चुके हैं। और कठोर ऐसे कि अगर कोई बड़ा संशोधन करना है तो आपको 2/3 राज्यों, 2/3 बहुमत लाना पड़ेगा, आधे राज्यों की सहमति लानी पड़ेगी, तो ये कठोर है। मतलब इसमें दोनों ही एलिमेंट है, लचीलेपन का भी है और कठोरपन का भी है। और क्या है? और ये है कि इसमें क्या है? आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या है? आपके मौलिक अधिकार ही। मौलिक अधिकार क्या होता है? हमें नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मौलिक अधिकार है। अगला आ जाता है आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या होता है? बताओ मुझे, कर्तव्य क्या होता है? अधिकार मिल गए, अधिकार मिल गए हैं, उसके बाद कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, कुछ ड्यूटीज दी गई हैं, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल राइट। इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। अब अगला आ जाता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको बोला जाता है DPSP। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं DPSP, जिसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और क्या आ जाता है? अगला है आपका, इसमें नागरिकता है भारत की। नागरिकता क्या होता है? नागरिकता है एकल। कैसी नागरिकता है भारत में? एकल। एकल का मतलब क्या होता है
केवल कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का ही नागरिक हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अपने संविधान की क्या विशेषता? विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है, वर्ल्ड द लार्जेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगली बात है इसमें आंतरिक व बाह्य स्रोत है, मतलब अपने भारत की देश से भी कुछ चीजें ली गई हैं, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो गया, और कुछ चीजें जैसे साउथ अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेरिका से लिया गया हमने मौलिक अधिकार, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। ये सारी चीजें हमने बाहर से ली, बाहर मतलब विदेशों से, और आंतरिक चीजें मतलब जो भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे ना वहां से ली हैं। उसके बाद हमने देखा था लचीला व कठोर। लचीला कैसे? कि संविधान को आसानी से बदल सकते हैं, इसलिए 106 संशोधन हो चुके हैं। और कठोर कैसे? अगर जीएसटी बिल लाए थे तो 2/3 बहुमत लाना पड़ता है। 2/3 का मतलब होता है 100 में से 66 लोग हाँ करेंगे। उसके बाद आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति लानी पड़ती है, ये बड़ी डिफिकल्ट काम होता है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दिए गए हमें, नींद का अधिकार है, सोने का अधिकार, खाने का पीने का सब अधिकार है, तो मौलिक अधिकार दिए गए, ये एक विशेषता है। उसके बाद हमारे कुछ कर्तव्य हैं। मम्मी पापा ने बोल दिया कि जाओ बेटा पढ़ो, तो आपको अधिकार दे दिया, लेकिन आपका कर्तव्य क्या? आप पढ़ाई करें, तो अधिकार दे दिए गए हैं। अगला आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं कि सरकार को ये चीजें लागू करवाना है। अगला आ जाता है नागरिकता। नागरिकता कैसी है भारत में? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप। अगला आ रहा है आपका पंथ निरपेक्ष राज्य। क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य। क्या है आपका? पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब ये होता है कि सेक्युलर स्टेट। भारत का कोई भी औपचारिक धर्म नहीं होगा। क्या होगा? भारत का कोई औपचारिक धर्म नहीं होगा। धर्म क्या? हम बोलते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में लिख रखा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो वो कभी भी नहीं होगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य। इसका मतलब ये होता है कि भारत में हर धर्म के व्यक्ति को आजादी दी जाएगी, हर धर्म के व्यक्ति क्या रहेगी? स्वायत्तता रहेगी। अगला आ रहा है आपका पंथ निरपेक्ष राज्य हो गया। इसके बाद आता है पंचायती राज सिस्टम है। क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज या इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है? 3 टियर सिस्टम। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, और ग्राम पंचायतों को भी कुछ सुविधाएं दी गई है। अगला क्या आ रहा है? सबसे मोस्ट आईएमपी चीज है, 10वें नंबर पे आती है आपकी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल से प्लस का हुआ तो वो वोट में भाग ले सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है, भले अंबानी हो या अंडानी हो। अंडानी कौन होता है? पैसे वाला नहीं है वो। अंबानी कौन? भले कितना भी करोड़ों का मालिक हो, वो भी 18 साल के बाद ही वोट में भाग देगा। या कितना भी गरीब व्यक्ति हो, भले रोड पे पड़ा रहे, वो भी 18 साल के बाद ही भाग लेगा। तो क्या है? भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि यहाँ पर सभी को क्या दिया गया है? एक स्वायत्तता दी गई है। ठीक, तो ये है अपने संविधान की विशेषताएं। क्या है? अच्छा, एक और लास्ट बची है, वो है आपकी स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। क्या है? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। इसका मतलब कि न्यायपालिका सभी के लिए स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, बिना किसी पक्ष के काम करती रहती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अच्छा, न्यायपालिका ही रहेगी तो लोकतंत्र बचा रहेगा और बहुत सारी चीजें बची रहेगी। ये हो जाती है आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कल क्या देखेंगे हम? कल देखेंगे हम संविधान के स्रोत। ये जो हमने बोला ना कि आंतरिक और बाह्य स्रोत, ये देखेंगे। क्या देखेंगे? कि संविधान के स्रोत मतलब कहाँ से क्या लिया गया है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विशेषता क्या होती है? आपकी कुछ विशेषताएं हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये होती है। सेम ऐसी संविधान की कुछ विशेषताएं हम एक बार और बता रहे हैं। आंतरिक व बाह्य स्रोत है, आंतरिक व बाह्य स्रोत है। लिखित व लंबा संविधान विश्व का सबसे, इसमें लचीला व कठोरपन है। इसके बाद इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी। क्या तत्व है? हमारे राज्य के कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद है नागरिकता। भारत की एकल नागरिकता। कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है ना, दूसरे देश की नागरिकता लेकर उसकी नागरिकता हो जाएगी खत्म। अगला आता है आपका पंथ निरपेक्ष राज्य होता है, सेक्युलर स्टेट होता है। क्या? भारत का कोई औपचारिक धर्म नहीं होगा, है ना। भारत सभी धर्मों को सम्मान करेगा, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगा, किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर धर्म में कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो वो इंटरफेरेंस कर लेगा। मान के चलो कहीं कोई मंदिर है, उसमें महिलाओं को नहीं देने जा रहा है, तो सरकार उसमें जा सकती है, बोले कि आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो महिलाओं को, सभी को बराबर अधिकार दो। उसके बाद आ जाता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायतों, ग्राम पंचायतों को, नगर निगम को
अधिकार मिले हुए हैं कुछ। उसके बाद आ जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले ऐसा होता था कि जो पैसे वाले लोग रहते थे ना वही चुनाव में भाग लेते थे, लेकिन अब क्या होता है, आप कोई भी भाग ले सकते हैं। अगला होता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बंद कर देना इसको, है ना। तो ये हो जाता है आपका संविधान की विशेषता खत्म। कल हम पढ़ेंगे क्या, कल पढ़ेंगे संविधान के स्रोत और फिर पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक, धन्यवाद।